ओके. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. तर आपण नेक्स्ट युनिट चालू करतोय. रेनफोर्स स्लॅब युनिट नंबर 1 मध्ये आपण जे बघितलं होतं तर ते टोटली बीम रिलेटेड पार्ट होता. आणि आता तर जे सेकंड युनिट राहील तर सेकंड युनिट आहे स्लॅब. तर स्लॅब मध्ये पहिल्यांदा आपण वन वे स्लॅब पाहणार आहे. तर वन वे स्लॅब कशाला म्हणतात, तर हे या डायग्राम वरून तुमच्या लक्षात येईल की वन वे स्लॅब मध्ये काय असतं की एका डिरेक्शनची जी लेंथ आहे, सपोज ही वाय डिरेक्शनची जी लेंथ आहे, तर या एल एक्स या एक्स डिरेक्शनच्या लेंथ पेक्षा ऑलमोस्ट डबल, ठीक आहे, डबल पेक्षा जास्त जर असेल तर त्या केसमध्ये आपण म्हणू शकतो की हा झाला वन वे स्लॅब. तर या स्लॅब मध्ये सपोर्ट्स राहतात. सपोर्ट म्हणजे काय, तर एखादा जेव्हा पण तुम्ही सपोर्ट बघताय तर आता बीम साठी आपण बघितलं होतं की बीम साठी जो सपोर्ट राहतो तो सपोर्ट म्हणजे काय की कॉलम राहतो. पण स्लॅब जर असेल तर स्लॅब साठी सपोर्ट काय म्हणजे स्लॅब कशावरती रेस्ट होतो, ठीक आहे. तर स्लॅब कशावरती रेस्ट होईल, तर स्लॅब रेस्ट होईल बीम वरती. तर हे एंड सपोर्ट्स जे म्हटलेलं आहे इथे, एंड सपोर्ट्स किंवा इथे ह्या ज्या काही दिसत आहेत तर हे बेसिकली बीम आहेत. तर बीम वरती हा रेस्ट होतो. तर लक्षात घ्यायचं की सपोज कोणत्या डिरेक्शन मध्ये कधी कधी हे उलट पण राहू शकतं की हा एल वाय आणि एल एक्स जो आहे, सपोज एल एक्स मोठा राहील, एल वाय कमी राहील, असं पण राहू शकतं. तर हे टोटली डिपेंड करतं की एक डिरेक्शनची जी लेंथ आहे तर ती लेंथ दुसऱ्या डिरेक्शनच्या लेंथ पेक्षा ऑलमोस्ट डबल राहील. तर त्या केसमध्ये आपण त्याला म्हणतो वन वे स्लॅब. ठीक है. तो नेक्स्ट पार्ट ऐसा रहता है कि अब ये जो जो पार्ट हो गया कि इसको हम बोलेंगे कि ये सिंपली सपोर्ट हो गया. सिंपली सपोर्ट हमें पता है कि सिंपली सपोर्ट मतलब क्या, कि यहाँ से भी एक सपोर्ट है और यहाँ से भी एक सपोर्ट है. एक एंड से सपोर्ट है और दूसरे एंड से सपोर्ट है, तो हम उसको बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड. लेकिन अगर स्लैब ऐसा है कि सपोज ये स्लैब है हमारा और ये एंड से भी दूसरे स्लैब है, ये एंड से भी दूसरा स्लैब है, यहाँ पर भी दूसरा स्लैब है, उसके बाद में यहाँ पर भी दूसरा स्लैब है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये है कंटिन्यूअस. हम उसको बोलेंगे ये है कंटिन्यूअस स्लैब दोनों डायरेक्शंस में, बोथ डायरेक्शंस में ये हो गया है कंटिन्यूअस स्लैब. अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हो गया वन वे स्लैब और यहाँ पे हो गया ये कंटिन्यूअस इन बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों भी डायरेक्शन में ये क्या है, कंटिन्यूअस है. सपोज कि अगर हम कोई तो भी एक रूम में है और उसके इधर साइड में भी रूम है, उधर के साइड में, मतलब चारों साइड में अगर रूम्स है, हम उसको बोलेंगे कि उसका जो स्लैब रहेगा, वो रूम का जो स्लैब रहेगा वो स्लैब क्या रहेगा, कंटिन्यूअस. ठीक है. कोई भी आप एक पर्टिकुलरली आप जो जो कुछ रूम्स जो कुछ रूम्स में रहेंगे, सपोज कि एक रूम है उसके सिर्फ दोनों डायरेक्शन में कंटिन्यूअस रूम हो सकते हैं, तो वो केस में वो पर्टिकुलरली रूम का जो स्लैब रहेगा वो उसको हम बोलेंगे वो है कंटिन्यूअस स्लैब. उसी तरह से अभी यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस इन वन डायरेक्शन, सिर्फ सपोज कि अगर हम यहाँ पे बोलते हैं इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट, और उसके जो बीम्स है या उसके जो सपोर्ट है, बीम मतलब सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट स्लैब के लिए कौन सा सपोर्ट रहेगा, तो स्लैब के लिए सपोर्ट रहेगा बीम. और ये बीम एज अ सपोर्ट का काम करेगा
स्लैब के लिए। तो उसके लिए जो बीच में जो कोई यहाँ पे सपोर्ट दिख रहे हैं या यहाँ पे जो कोई बीम हमें दिखाई दे रहा है, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट सपोर्ट या इंटरमीडिएट बीम। और जो लास्ट में यहाँ पे जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बीम एंड सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया एंड सपोर्ट। तो एंड सपोर्ट, अभी सपोर्ट मतलब क्या है, तो ये सपोर्ट मतलब बीम है। यहाँ पर भी इंटरमीडिएट सपोर्ट मतलब यहाँ पे बीम है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम यहाँ इस रूम में हैं, ये रूम में अगर हम हैं, तो इसका जो स्लैब है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस इन वन डायरेक्शन, क्योंकि अभी इधर में या ये डायरेक्शन में कोई भी रूम नहीं है या इस डायरेक्शन में कोई भी स्लैब नहीं है, उसी तरह से ये भी डायरेक्शन में नहीं है, तो उसके वजह से हम बोलेंगे कंटिन्यूअस इन वन डायरेक्शन सिर्फ। यहाँ पे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इन बोथ डायरेक्शंस, यहाँ पे हम बोलेंगे कंटिन्यूअस इन वन डायरेक्शन। इवन स्टेयरकेस का जो स्लैब रहता है, तो उसे या स्टेयरकेस में जो ये इंक्लाइन पोर्शन रहता है, तो उसे भी एज अ स्लैब या फिर ये हॉरिजॉन्टल स्लैब करके ही हमें डिजाइन करना होता है। इसे हम हॉरिजॉन्टल स्लैब करके ही डिजाइन करते हैं। तो वन वे स्लैब हम किसे बोलेंगे, तो वन वे स्लैब मतलब जिस जो कुछ एक डायरेक्शन का लेंथ दूसरे डायरेक्शन के लेंथ से अगर ऑलमोस्ट डबल है या उससे ज्यादा, मतलब उसे हम बोलते हैं एल वाई इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स एल एक्स। एल वाई ग्रेटर देन 2 टाइम्स एल एक्स। एल वाई मतलब लेंथ इन वाई डायरेक्शन और एल एक्स मतलब लेंथ इन एक्स डायरेक्शन। तो अगर ऐसा है तो वो हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलरली स्लैब, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सपोज कि यहाँ पे जो कोई, सपोज इसका अगर उल्टा भी होता है, तो अगर ये इस तरह से है, तो वो केस में इसका जो एल वाई रहेगा वो एल वाई ये वाला रहेगा, और ये एल एक्स हम इसको ले लेंगे। मतलब इसका क्या रहेगा कि ये जो पर्टिकुलरली एल वाई रहेगा, एल वाई ये फिर से एल एक्स से ऑलमोस्ट डबल या उससे ज्यादा रहेगा। तो स्लैब अगर हम देखते हैं तो ब्रिजेस में भी स्लैब रहता है, हॉरिजॉन्टल रह सकता है या इंक्लाइन रह सकता है। फ्लाईओवर का जो डेक रहता है वो भी एज अ स्लैब करके ही हमें डिजाइन करना होता है। तो पर्टिकुलरली हम अगर हम ब्रिज की बात करते हैं, तो ब्रिज पे जैसे स्लैब के ऊपर में लोड कौन सा रहेगा, तो वो जो पर्टिकुलरली लोड रहेगा उसे कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलते हैं। या अगर हम कोई स्लैब ऐसे भी रहते हैं कि जहाँ पे ट्रायंगुलर टाइप में लोड है या फिर यूडियल टाइप में है, ऐसा भी होगा। समटाइम्स स्लैब जो रहता है, तो स्लैब का शेप कैसा है, शेप के ऊपर में भी डिपेंड करता है कि अगर ये सर्कुलर है कि पॉलीगोनल है कि ट्रायंगुलर है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से स्लैब हमें डिजाइन करना है। कभी कभी फ्लैट स्लैब भी हम देखते हैं, फ्लैट स्लैब जिसमें बीम नहीं रहता है, सिर्फ सपोर्ट के मतलब कॉलम के ऊपर में वो रेस्ट करते हैं और वहां पे बीम नहीं रहता है, तो उसका जो पर्टिकुलरली स्पैन रहेगा, तो वो स्पैन बाकी स्लैब के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रहता है। कुछ कुछ इन्वर्टेड स्लैब भी रहते हैं। इन्वर्टेड स्लैब मतलब जो फुटिंग में है, फुटिंग हमने देखा है कि फुटिंग मतलब कैसा है कि ये पर्टिकुलरली अगर कॉलम है और यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली इस तरह से दे सकते हैं, या तो फिर कभी कभी इंक्लाइन रहेगा,
तो ये हो गया इन्वर्टेड स्लैब। कभी स्लैब में भी हम ओपनिंग्स देते हैं या वॉइड्स देते हैं, ठीक है। तो ग्रिड स्लैब और ये रिब्ड स्लैब, ये भी जिस जिस तरह से फ्लैट स्लैब में कोई बीम नहीं रहता है, लेकिन उसका अगर ज्यादा अगर स्पैन के लिए हमें डिजाइन करना होता है, तो ज्यादा स्पैन के लिए अगर हमें डिजाइन करना है, तो हम फ्लैट स्लैब के लिए जाते हैं। अगर हम कुछ बीम्स थोड़े से छोटे वाले बीम्स अगर प्रोवाइड करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं ग्रिड स्लैब या रिब्ड स्लैब, कंपेरेटिवली लार्जर स्पैन के लिए। तो वन वे स्लैब में लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है? अगर हम वन वे स्लैब बोलेंगे, तो वन वे स्लैब तो हमें पता है कि एल वाई, मतलब ये जो स्पैन है उसका जो लेंथ है, उसी तरह से यहाँ पे एल एक्स, इसका जो लेंथ है, मतलब एल वाई और एल एक्स, इसका अगर हम रेशो निकालते हैं, तो एल वाई बाई एल एक्स इज ग्रेटर देन 2, उसको हम बोलते हैं वन वे स्लैब। और यहाँ पे ये जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये कुछ ट्रेपेजियम टाइप में हमने बनाया है, तो ये पर्टिकुलरली इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि एक स्लैब है, ठीक है। तो स्लैब के ऊपर में जो भी कुछ लोड आ रहा है, डेड लोड आएगा, लाइव लोड आएगा, फ्लोर फिनिश लोड आएगा, तो वो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? क्योंकि स्लैब का जो भी कुछ लोड आता है स्लैब का, वो डायरेक्टली कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, वहां वो जो ट्रांसफर हो रहा है वो बीम के ऊपर में। उसी तरह से बीम का जो लोड है वो, या बीम के ऊपर से ट्रांसफर जो होगा वो है कॉलम। मतलब स्लैब का लोड है वो बीम के ऊपर में जाएगा, बीम का लोड है वो कॉलम के ऊपर में, और कॉलम का डायरेक्टली फुटिंग डायरेक्टली कहाँ पे ट्रांसफर करेगा? सॉइल में। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो स्लैब जो रहेगा, तो स्लैब का जो कुछ लोड है, तो वो लोड कितना, मतलब यहाँ पे देखिए कि अगर ये ट्रेपेजियम अगर हम ड्रॉ करेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम कुछ इधर पर भी ये ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं, तो वो केस में ये जो बीम है और ये जो बीम है, इसके ऊपर में लोड आएगा। ये जो ट्रेपेजियम का जो बीच कुछ पोर्शन रहेगा, उसका लोड वो बीम के ऊपर में आएगा। उसी तरह से अगर हम ये रिमेनिंग, ये जो ट्रायंगुलर शेप हमें जो दिख रहा है, तो ट्रायंगुलर शेप का जो लोड है, तो ये बीम में आएगा। उसी तरह से मतलब बीम जो है 1 2 और 3 4, 1 2 और 3 4, ये जो बीम है, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर पोर्शन का लोड आएगा। और उसी तरह से 1 4 और 2 3, ये जो बीम हमें दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर में ट्रापेज जो ट्रापेजोidal शेप में जो भी कुछ लोडिंग आएगा, वो लोडिंग वहां पे ट्रांसफर होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि डिफ्लेक्शन देखते हैं इस डायरेक्शन में, डिफ्लेक्शन अगर हम देखते हैं, तो ये डिफ्लेक्शन किस तरह से आता है? तो ये डिफ्लेक्शन हमारा, ये जो पोर्शन है जहां तक ये ट्रायंगुलर पार्ट है, तो वहां तक ये ऑलमोस्ट पैराबोलिक आता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये आता है पैराबोलिक, ये एंड से ये एंड से। और फिर रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा, वो रिमेनिंग पार्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट डिफ्लेक्शन, ऑलमोस्ट कांस्टेंट डिफ्लेक्शन। लेकिन ये हो गया लॉन्ग स्पैन के लिए। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि शॉर्ट स्पैन में किस तरह से डिफ्लेक्शन आता है, तो शॉर्ट स्पैन में ये डिफ्लेक्शन आ रहा है हमारा पैराबोलिक। यहाँ पे लॉन्ग स्पैन में पैराबोलिक प्लस कांस्टेंट, लेकिन शॉर्ट स्पैन में सिर्फ पैराबोलिक।
तो इस तरह से यहाँ पे मतलब लोड जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे जो बीम्स है, बीम के ऊपर में जिस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और जिस तरह से डिफ्लेक्शन है, तो उसका ये डायग्राम हमने अभी देखा होगा कि वन वे स्लैब, ये स्पेशली वन वे स्लैब के लिए है। अगर हम टू वे स्लैब देखते हैं तो हमने देखा है कि शॉर्ट स्पैन में हमें पैराबोलिक डिफ्लेक्शन मिलता है, और ये जो लॉन्ग स्पैन है तो वहां पे हमें कांस्टेंट डिफ्लेक्शन मिलता है ये पोर्शन, और ये इतना ही पोर्शन हमें पैराबोलिक मिलता है। उसी तरह से जो टू वे स्लैब है, ये टू वे स्लैब मतलब ये एल वाई बाय एल एक्स, इसका जो रेशो रहेगा वो लेस देन और इक्वल्स टू टू, मतलब इसका कोई भी डायमेंशन अलग दूसरे डायमेंशन से या स्पैन से 2 टाइम्स या उससे कम ही रहेगा। कितना? 2 टाइम्स या उससे कम रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं टू वे स्लैब। मतलब सपोज कि इसका ये डायरेक्शन में ये 4 मीटर है और ये डायरेक्शन में ये 5 मीटर है। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये लेस देन 2 है, तो हम बोलेंगे इसको टू वे स्लैब। लेकिन अगर हम वन वे स्लैब के लिए जाते हैं तो सपोज अगर ये 3 मीटर है तो ये हो सकता है 6.1 मीटर। मतलब 6.1 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 2 हो गया। तो इसके वजह से हम बोलेंगे इसको वन वे स्लैब। वन वे स्लैब मतलब ये जो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन पैटर्न है, वो डिफ्लेक्शन पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ पैराबोला और कांस्टेंट। तो वैसे ही टू वे स्लैब में यहाँ पे फिर से अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा कि सपोज अगर आप एक कोई तो भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं स्लैब से, यहाँ पे 45 डिग्री से आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और ये यहाँ पे ट्रेपेजियम बन रहा है। तो इधर पे ये जो ट्रायंगुलर लोड है, यहाँ पे जो ट्रायंगुलर लोड है, वो ट्रायंगुलर लोड हमारा आएगा बीम नंबर 1 2 और बीम नंबर 3 4 के ऊपर में। बीम नंबर 1 2 और बीम नंबर 3 4 के ऊपर में हमारा कौन सा लोड आता है? ट्रायंगुलर। और उसी तरह से जो ट्रेपेजियम, ये जो लोडिंग आ रहा है, ये जो ट्रेपेजियम लोडिंग आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा बीम नंबर 1 4 के ऊपर में और बीम नंबर 2 3 के ऊपर में। तो इस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब ये कैसे हम ड्रॉ करेंगे कि सर ये ट्रेपेजियम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये ट्रेपेजियम हमें ड्रॉ करना होता है क्या? एक्चुअल पैटर्न में नहीं, ये इमेजिनरी, ये पर्टिकुलरली हम सपोज कि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसके ऊपर से ये जो ट्रेपेजियम हमें ये जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन, मतलब ट्रायंगुलर पोर्शन और ट्रेपेजियम पोर्शन, ऐसे दो पोर्शंस को हमें देखना होता है। तो उसका लोडिंग, क्योंकि हमें देखना है, ये तो हमें पता है कि जो भी कुछ स्लैब है, स्लैब का लोड डायरेक्टली किसके ऊपर में जाएगा? जो भी कुछ सपोर्ट है, सपोर्ट मतलब क्या है? तो बीम, ये मतलब हो गया उसका सपोर्ट। स्लैब किसके ऊपर में रेस्ट कर रहा है? बीम के ऊपर में। आप कोई भी एक पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर जाते हैं तो स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, इस तरह से उसका फ्रेमिंग रहता, उस तरह से उसका फ्रेमिंग रहेगा। तो जो भी कुछ स्लैब है, वो स्लैब हमेशा जो कुछ उसका लोड आता है, तो वो लोड कहाँ पे ट्रांसफर होता है? बीम के ऊपर में। और बीम का जो भी कुछ लोड आता है तो वो कॉलम के ऊपर में। और इस तरह से उसका पर्टिकुलरली हम जो कुछ लोड है, मतलब जो हमने बीम के ऊपर में लोड लिया था, वो बीम का लोड मतलब क्या है? तो जो स्लैब के ऊपर से लोड आ रहा है, वो स्लैब के ऊपर में लोड कौन सा आ रहा है? तो आप जहां पर भी रुके हुए, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे है तो आप देख लीजिए कि जो कुछ आपके
आजू बाजू में जो कुछ है, टेबल है, चेयर है, या कोई पर्टिकुलरली जो कुछ मशीन हो सकती है, फ्रिज हो सकता है, तो ये सब लोड में आता है। और ऑब्वियसली इंसान या जो कोई पर्सन वहां पे है, वहां जो कुछ है, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जिस तरह से, तो उनका भी लोड आएगा। तो ये सारे लोड स्लैब के ऊपर में हमें देखना है कि कितना लोड आता है। तो ये हम लोग यूडीएल के मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या पूरे के पूरे वो स्लैब के एरिया के ऊपर में वो लोड रहेगा, ये हम कंसिडर करके चलते हैं। सो डिपेंड करता है कि ये क्यों हम 1 वे और 2 वे क्यों हम ले रहे हैं। 1 वे स्लैब, ये 1 वे स्लैब है और ये 2 वे स्लैब है। बोलेंगे स्लैब तो स्लैब है सर, ये क्या आप 1 वे कौन सा और 2 वे कौन सा? ये कोई रास्ता थोड़ी है कि वहां से हम जाएंगे तो वो रास्ता मतलब एक 1 वे जाता है, और दोनों भी गाड़ियां, इधर से भी गाड़ी है और उधर से भी गाड़ी है, तो मतलब 2 वे। तो क्या गाड़ियां हमें चलानी है? हो सकता है कोई अगर जो बाइक वाले लोग हैं, ठीक है, जो काफी तेज बाइक चलाते हैं, उनको लगता होगा कि ये स्लैब मतलब कुछ तो भी अलग स्लैब है जहाँ पे हमें बाइक वाइक कुछ चलानी है। तो ऐसा नहीं है। स्लैब का कैटेगराइजेशन किया है 1 वे और 2 वे में। क्यों किया है? क्योंकि उसको जो कुछ लोड उसके ऊपर में आ रहा है, तो वो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन बीम के ऊपर में कैसे जाएगा, उसके लिए हमने उसको कैटेगराइजेशन किया है 1 वे और 2 वे। और ये जो स्लैब का कैटेगराइजेशन है, ट्रायंगुलर और ट्रेपेजियम, ये इस तरह से, ये जो लोड्स कैरी करेगा, जो बीम कैरी करेगा, तो उसके ऊपर में हमें वो डिजाइन करना है। उसके लिए हम ये कैटेगराइजेशन करते हैं 2 वे, 1 वे स्लैब। अब लार्जर स्पैन है, लार्जर वैल्यूज ऑफ एल वाई, जो कुछ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ट्रायंगुलर एरिया यहाँ पे देख सकते हैं हम। ट्रायंगुलर एरिया मतलब काफी कम है, ये वाला पोर्शन ये बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अवर ये ट्रेपेजियम। ठीक है। सो इसका लोडिंग पैटर्न हमें डिसाइड करना होता है। और कभी कभी स्क्वायर स्लैब भी रहता है जहां पे एल वाई और एल एक्स सेम है, तो वो केस में डिफ्लेक्शन जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा पैराबोलिक। सो अब इसकी डिजाइन कंसिडरेशन मतलब क्या है? अगर हमें डिजाइन करना है तो कौन कौन सी चीजें हमें देखनी होती है? इफेक्टिव स्पैन, ये क्लॉज नंबर उसका दिया है 22.2। इफेक्टिव स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, नॉमिनल कवर, मिनिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम डायमीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बार्स, ये सब चीजें हमें देखना होता है कि इफेक्टिव स्पैन कितना रहेगा। ये इफेक्टिव स्पैन हमने ऑलरेडी बीम का जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है वहां पे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। इफेक्टिव स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, एल बाय डी रेशियो, जो हमने बीम में भी देखा हुआ है। नॉमिनल कवर, मिनिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार, कितना मतलब डायमीटर का बार हम ज्यादा से ज्यादा कितना डायमीटर का बार हम वहां पे यूज कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए। अभी अभी ध्यान में रखिए, बीम का जो बिहेवियर है या बीम में जो रेनफोर्समेंट रहता है, ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 मैंने दिया था आपको एज जो कुछ सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूअस बीम, तो हार्डली कुछ ही लोगों ने अभी तक वो सबमिट किया है। अभी तक वो पेंडिंग है काफी लोगों से। आपको सिर्फ जाके कोई भी बाजू के जहां पर भी आजू बाजू में जो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या आपके आजू बाजू में कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है लेकिन
हो सकता है 3-4 किलोमीटर के इंटरवल पे कोई तो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। कहीं ना कहीं पे तो कंस्ट्रक्शन तो चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कोई तो भी दूसरे ग्रह पे रह रहे हैं और वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं चल रहा है, या आप कोई गांव में भी रह रहे हैं तो वो केस में चलो ठीक है, कम से कम दूसरे गांव में तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल ही रहा होगा। कंस्ट्रक्शन ये ऐसी चीज है कि वो नहीं रुकने वाली। तो बहुत ही सिंपल सा चीज मैंने बताया था कि आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए और वहां पे फोटोग्राफ निकाल के फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में तो काफी सारे फोटोज आप अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप पे डीपी रहता है, तो फोटो निकालना ये आपका एज अ हॉबी टाइप हो गया है। तो उसकी वजह से तो मैंने इतना सिंपल सा आपको असाइनमेंट दिया था कि एक कैंटिलीवर स्पैन, सिंपली सपोर्टेड स्पैन और कंटिन्यूअस स्पैन का कोई भी बीम है या स्लैब है, उसका आप फोटो निकाल के सिर्फ अपलोड कीजिए। इतना भी असाइनमेंट, इससे सिंपल असाइनमेंट क्या हो सकता है? कोई कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। सो क्या दिक्कत आई है मुझे एक बार बताइए, किस किस को क्या दिक्कत, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए क्या दिक्कत आई? क्योंकि मेरा सेकंड असाइनमेंट अभी पेंडिंग है, अभी तक दिया नहीं है मैंने, तो वो अभी देने वाला था मैं। तो फर्स्ट असाइनमेंट क्यों सबमिट नहीं हुआ है? एक बार कोई भी बताओ, क्या आपको क्या समझ में नहीं आया या क्या प्रॉब्लम हुआ है, आप फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए? कोई भी बताओ, बताओ कि हमारे इधर पे ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो भी कुछ है बताओ मुझे। सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूअस और कैंटिलीवर, इसका सिंपल असाइनमेंट सबमिशन क्यों हो नहीं पाया? या आपको घर से बाहर निकलने नहीं देते उसी चीज के लिए? ऐसा है? यस, एनीवन? सेकंड असाइनमेंट अभी मैं बता रहा हूं आपको। सेकंड असाइनमेंट मतलब वन वे, ये जो मैंने बताया है कि एक स्पैन और दूसरे स्पैन का डायमेंशन में अगर आप कंपेयर करते हैं तो एक स्पैन के डायमेंशन से अगर दूसरा स्पैन 2 टाइम्स या उससे ज्यादा है तो उसे हम बोलते हैं वन वे। उससे कम है तो हम उसे बोलते हैं टू वे स्लैब। ये दोनों स्लैब का फोटो निकाल के आपको फिर से एज अ सेकंड असाइनमेंट आपको सबमिट करनी है। ये असाइनमेंट सबमिट करने के लिए अगर आपको कुछ तकलीफ जा रही है तो मुझे वैसे बताइए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हमें ये असाइनमेंट नहीं चाहिए, हमें आप कोई तो भी कैलकुलेटर में कुछ तो भी कैलकुलेट करने वाला असाइनमेंट दीजिए, तो मुझे वैसे बताइए। तो एनीवन जो प्रेजेंट है और जो सुन रहे हैं, शायद ऐसा भी होता है कि काफी लोग ये लगा दिया है, जूम मीटिंग तो लगा दिया है, लेकिन शायद कोई तो भी मूवी देख रहे हैं या कोई तो भी वेब सीरीज देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ऐसा भी होता होगा। सर। यस नयन। सर। सर, अब अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें तो टू वे स्लैब ही कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं ना? असं आवश्यक नाही आहे नयन की टू वे स्लॅबच त्याला कन्स्ट्रक्ट करतील। त्याचं जे पर्टिक्युलरली डिझाईन जे राहतं ते टू वे म्हणून आपण त्याला देतो भरपूर ठिकाणी। बट तुम्हाला काय कन्सिडर करायचं आहे की वन वे स्पॅन आणि टू वे स्पॅन किंवा वन वे स्लॅब आणि टू वे स्लॅब बेस्ड ऑन द स्पॅन। एका याचा स्पॅन मोजायचा, एका बीमचा स्पॅन मोजायचा, दुसऱ्या बीमचा स्पॅन मोजायचा आणि त्याच्यावरून तुम्हाला फक्त सांगायचं आहे की हा वन वे आहे आणि तो टू वे आहे।
मोस्टली असं नाही, सगळ्याच ठिकाणी असं नाही आहे. भरपूर ठिकाणी वन वे म्हणूनच कन्सिडर केला जातो, टू वे म्हणून कन्सिडर केला जातो. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? असाइनमेंट सबमिशनच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू कोणाला काही डाऊट्स आहेत? किंवा तरी फारच सिंपल असाइनमेंट झाली आहे, थोडीशी कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट द्या, असं जरी असेल तर मला तसं सांगा. हॅलो बोला. नाही सर, ते जे मग वन वे स्लॅबचे जे फोटो वगैरे आहे ते मग रेनफोर्समेंट म्हणजे ले केलेले फोटो काढायचे आहे की म्हणजे चालतील, कोणते पण हे कोणते विदाउट रेनफोर्समेंट वाले काढलेले तरी चालतात, विथ रेनफोर्समेंट काढलेले तरी चालतात. ओके ओके ठीक आहे. रेनफोर्समेंट पर्यंत आपण आलेलोच नाहीये, आपण अजूनपर्यंत डिझाईन केलेलं नाहीये, त्याच्यामुळे तुम्ही काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. विथ रेनफोर्समेंट विदाउट रेनफोर्समेंट करा, काहीच हरकत नाहीये. ओके, ठीक आहे. एनिवेज, आजची जी अटेंडन्स आहे त्याची लिंक मी शेअर करतोय. 16 तारखेची लिंक शेअर करतोय मी तुमच्यासोबत. तर याच्यावरती तुम्ही अटेंडन्स मार्क करा. हार्डली 2 मिनिटासाठी ओपन ठेवेल मी. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला बाकी काही नाव वगैरे काहीच लिहायचं काम नाहीये, तुम्हाला फक्त अटेंडन्स शीट याच्यावरती हा जो गुगल फॉर्म आहे तो फक्त 2 मिनिटासाठी मी ओपन ठेवतोय. त्या 2 मिनिटामध्ये तुम्हाला तुमच्या नावासमोर प्रेझेंट मार्क करायचं आहे, दॅट्स इट. ठीक आहे. चॅट बॉक्स चेक करा, चॅट बॉक्स मध्ये गुगल फॉर्मची लिंक मी सेंड केलेली आहे. आणि शक्यतोवर एकच रिस्पॉन्स ठेवायचा. सर, माझी ऑलरेडी मार्क करून आहे अटेंडन्स. मार्क करून आहे. हो सर. हॅलो सर, हा हॅलो. हे जे नाव आहे रोल नंबर नुसार आहे का? हा येस. आणि जर लिस्ट मध्ये तर सर दुसरा रोल नंबर दिलाय. हा, तुम्ही या लिस्ट प्रमाणे जा, माझ्या लिस्ट प्रमाणे. बर. अजून कोणाचे रिस्पॉन्सेस ऑलरेडी मार्क झालेले आहेत, अटेंडन्स मार्क झालेली आहे?
सगळ्यांची अटेंडन्स मार्क झालेली आहे. मी बंद करू आता. कोणी राहिलं असेल तर आत्ताच अनम्यूट करून सांगा, किंवा कोणाचा काही रोल नंबरचा प्रॉब्लेम असेल तर सांगाल. रोल नंबरचा ऍक्च्युली जी त्याच्यामध्ये आहे त्याच्याप्रमाणेच तुम्हाला मार्क करायचं, फक्त तुमच्या नावासमोर प्रेझेंट. दॅट्स इट. स्वप्नील, त्या चॅट बॉक्स मध्ये लिहायची आवश्यकता नाही आता पुढच्या वेळेस पासून नाव रोल नंबर. स्वप्नील पाचपोर. हा सर बोला ना. हा, ते Hello? चॅट बॉक्स मध्ये नाव रोल नंबर लिहायची आवश्यकता नाहीये. तू मार्क केली ना अटेंडन्स? हो सर. हा, मग लिहायची आवश्यकता नाही. ठीक आहे. ठीक आहे. ओके, थँक्यू. ओके, सो इथे आपण स्टॉप करू आणि नेक्स्ट लेक्चर मध्ये शक्यतोवर तुम्ही ट्राय करा असाइनमेंट सबमिट करण्याचं. सेकंड असाइनमेंट मी आज अपलोड करतोय, त्याचा क्वेश्चन. आणि नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण वन वे स्लॅबचं डिझाईन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू. ओके.